नमस्कार विद्यार्थियों, श्री शक्ति क्लासेस में फिर से आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे पाठ 15वां आनुवंशिक अभियांत्रिकी या जिसे कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। आनुवंशिकी का मतलब होता है जेनेटिक, अभियांत्रिकी का मतलब इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग, आनुवंशिक अभियांत्रिकी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, जो जैव प्रौद्योगिकी है, जैव प्रौद्योगिकी, अब ये एक टर्म्स है जैव प्रौद्योगिकी। जैव प्रौद्योगिकी संबंधित किससे है? आनुवंशिकता से संबंधित है। आनुवंशिकता से संबंधित है। आनुवंशिकता से तात्पर्य क्या है कि जो सजीवों के जो लक्षण हैं, आनुवंशिक लक्षण जो उन्हें अपने पूर्वजों से या माता पिता से प्राप्त होते हैं, उन लक्षणों को या उन लक्षणों के अंदर क्या करना? परिवर्तन करना। तो आप लिख सकते हो जैव प्रौद्योगिकी की नवीनतम शाखाओं में, जैव प्रौद्योगिकी नवीनतम शाखाओं में आनुवंशिक अभियांत्रिकी एक नवीन शाखा है, जिसके अंतर्गत सजीवों के आनुवंशिक लक्षणों में परिवर्तन किया जाता है। कोई सजीव है तो उसके आनुवंशिक लक्षण है, उसके अंदर कुछ अमूल चलूल परिवर्तन कर दिया जाता है। अब इससे होता क्या है? इससे क्या होता है? सजीवों की गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है। चाहे पौधा हो, चाहे कोई जीव हो, कोई भी सजीव है, इस आनुवंशिक आनुवंशिक जो अभियांत्रिकी है, उसको आनुवंशिक क्लोनिंग भी कहते हैं। आनुवंशिक क्लोनिंग भी इसको कह सकते हो आप। तो इसके अंतर्गत होता क्या है कि कोई भी सजीव है, चाहे पौधा हो चाहे जीव हो, उसकी जो आनुवंशिक लक्षण है उसमें सुधार किया जाता है। और जब आनुवंशिक लक्षणों में सुधार होता है तो क्या होता है? उसकी जो गुणवत्ता है उसमें भी सुधार किया जाता है। जब किसी डीएनए में बाहरी डीएनए जोड़ा जाता है तो बनने वाला नया डीएनए क्या कहलाएगा? पुनर्योगज डीएनए। पुनर्योगज डीएनए कहलाता है। और यह तकनीक पुनर्योगज डीएनए तकनीक कहलाती है ना। जब किसी डीएनए में कोई बाहरी डीएनए जोड़ दिया जाए, अब हम बात कर रहे हैं ना कि आनुवांशिक लक्षणों में परिवर्तन
किया जाता है। जो लक्षण पूर्वजों से मिले हैं उनके अलावा कुछ नए लक्षण ऐड किए जाते हैं या कुछ लक्षणों को हटा दिया जाता है। तो ये ऐसा तो है नहीं कोई लक्षण है उनको शरीर के अंदर डाल रहे हैं, तो वो लक्षणों में परिवर्तन कैसे किया जा रहा है? डीएनए के थ्रू किया जा रहा है, डीएनए के माध्यम से किया जा रहा है। ये चीज हमने यहाँ पर लिखा है कि आनुवांशिक लक्षणों में परिवर्तन किया जाता है जिसके कारण सजीवों की गुणवत्ता में और उनकी किस्मों में सुधार किया जा सकता है। तो अब जो आनुवांशिक लक्षण है उसमें सुधार कैसे किया जाएगा, आनुवांशिक लक्षणों को परिवर्तन कैसे किया जाएगा? इस तकनीक के द्वारा, पुनर्योगज डीएनए तकनीक के द्वारा। उसमें क्या होता है, कोई एक जीव का जिसके अंदर हमें आनुवांशिक लक्षणों को परिवर्तित करना है, सुधार करना है, उस जीव के डीएनए में कोई अच्छी किस्म वाला दूसरे जीव का जो डीएनए है वो क्या कर देते हैं, मिक्स कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है, तो फिर उसके अंदर अच्छे लक्षण आ जाएंगे। देखिए कैसे, मान लीजिए एक सिंपल से एक उदाहरण के जैसे देखते हैं हम। जैसे मान लीजिए ये किसी एक जीव का डीएनए है, ये फर्स्ट, ठीक है, ये डीएनए नंबर सेकंड है। अब पुनर्योगज डीएनए तकनीक में क्या हो रहा है कि मान लीजिए डीएनए का ये हिस्सा यहां से हटा दिया जाएगा, ठीक है, और इसके साथ में डीएनए का एक कुछ हिस्सा हटा दिया और जो दूसरा डीएनए है वो जोड़ दिया गया, तो अब दोनों क्या हो गए, एक ही हो गया। ये मान लीजिए इतना हिस्सा, ये डीएनए फर्स्ट है और ये क्या है, डीएनए सेकंड। तो अब ये जो नए प्रकार का जो डीएनए बना है वो अलग ही प्रकार का है ना। इस डीएनए को हम क्या कहेंगे, पुनर्योगज डीएनए। ये कहलाएगा पुनर्योगज डीएनए। क्यों? क्योंकि इसके अंदर दो जीवों का डीएनए मिला हुआ है ना, आधा इसका है आधा इसका है। तो अब जो नया इस डीएनए से जो इस डीएनए के द्वारा जो नया जीव बनेगा वो इस जीव से क्या होगा, आनुवांशिक लक्षणों में भिन्न होगा, अलग होगा। तो ये कहलाती है आपके पुनर्योगज डीएनए। तो अब यहां पर एक चीज आता है, किसी भी जीव के डीएनए में हेरफेर करने वाली प्रौद्योगिकी को पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी कहते हैं, है ना। किसी भी जीव के डीएनए, अब डीएनए में हम हेरफेर ही तो कर रहे हैं, है ना। किसी का डीएनए है, किसी के साथ में हम मिला रहे हैं, है ना, एक नया डीएनए बना रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, डीएनए के अंदर हेरफेर कर रहे हैं, अदला बदली कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, किसी भी जीव के डीएनए में हेरफेर करने वाली प्रौद्योगिकी को ही पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी कहते हैं। यदि हम आनुवांशिक अभियांत्रिकी की बात करें तो आनुवांशिक अभियांत्रिकी से तात्पर्य भी यही है कि किसी डीएनए में हेरफेर करने वाली तकनीक, यानी किसी डीएनए के अंदर, किसी भी जीव के डीएनए के अंदर हेरफेर करने वाली तकनीक है, वो क्या कहलाती है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी या जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाती है। अच्छा, अब इसकी जो अध्ययन है या जो खोज है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी का जो अध्ययन है, अध्ययन कह सकते हो या आप खोज कह सकते हो, वो क्या था, कोहन और बोयर वे उसके साथियों ने। आनुवांशिक अभियांत्रिकी की खोज स्टैनले कोहन, बोयर
व साथियों ने की थी, है ना। आनुवंशिक अभियांत्रिकी खोज स्टैनले कोहन बोयर व साथियों ने की थी। कब? 1973 में, 1973 में ई कोलाई में, है ना। ई कोलाई नामक एक बैक्टीरिया है, उसके अंदर इसकी खोज की गई थी स्टैनले कोहन बोयर व उसके कुछ साथियों के द्वारा। अब देखो अगला है जीन अभियांत्रिकी की सामान्य विधि। तो जीन अभियांत्रिकी की जो सामान्य विधि है वो होती है आपके पुनर्योगज डीएनए तकनीक। पुनर्योगज डीएनए तकनीक, ये क्या है? जीन अभियांत्रिकी की एक विधि है, पुनर्योगज डीएनए तकनीक, जिसके द्वारा किसी जीव के डीएनए के अंदर हेरफेर किया जाता है। तो जब किसी जीव के अंदर डीएनए के अंदर हेरफेर किया जाता है, या अभी हमने पढ़ा था कि जब किसी जीव के डीएनए में किसी दूसरे जीव का डीएनए जोड़ दिया जाता है, तो उसे बनने वाला जो अब नया जो डीएनए बनेगा उसे हम क्या कहते हैं? पुनर्योगज डीएनए हम कहते थे। और उसका इस तकनीक को हम क्या कहते हैं? पुनर्योगज डीएनए तकनीक कहते हैं। तो ये जो पुनर्योगज डीएनए तकनीक है वो इन 6 चरणों में संपन्न होती है। इनके द्वारा ये पूरी की पूरी तकनीक होती है। पहला है वांछित जीन की पहचान करना, है ना। जो जीन हमें चाहिए उसकी पहचान करना और पृथक्करण, और जहां से हमें लेना है उस जीव से उसको अलग कर देना। फिर क्लोनिंग वाहक का चयन करना, किसके अंदर इसको क्लोन, इसका जो जीन है कहां पर इसका क्लोनिंग करना है, कौन उसको वाहक होगा उसका चयन करना। फिर वांछित जीन का क्लोनिंग वाहक में निवेशन, वाहक के अंदर डालना, ठीक है। पुनर्योगज डीएनए का परपोषी में गुणन, फिर इसकी परपोषी में किस प्रकार वृद्धि हो रही है, गुणन हो रही है। क्लोन की गई जीन की पहचान और वांछित जीन की अभिव्यक्ति। तो जो पुनर्योगज डीएनए तकनीक है वो इन 6 चरणों के द्वारा क्या होती है? संपन्न होती है। अब हम अलग अलग एक एक चरण को लेकर देखते हैं। तो पहला है वांछित जीन की पहचान। तो सर्वप्रथम वांछित जीन को पहचान कर उसे एक एंजाइम है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की सहायता से अलग किया जाता है, यानी काटा जाता है। सबसे पहले वांछित जीन को हमारा काम क्या है? पहचानेंगे वांछित जीन को, और पहचानने के बाद में जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है उसके द्वारा, इस एंजाइम के द्वारा उस वांछित जीन को हमने वहां से क्या कर लिया है? हटा दिया उसको। जिस तरीके से कपड़े में से कपड़ा है और टेलर क्या करेगा? कैंची से काटेगा, जितना उसको चाहिए बाकी को वो अलग कर देगा, है ना। तो कैंची से काट रहा है जितना उसको कपड़ा चाहिए, तो ये एंजाइम भी ऐसा ही करता है। जो जितना भाग जीन का उसको चाहिए होता है उतना वो काट लेता है ना। और फिर ये उसको मुख्य जीन से क्या करेगा? मुख्य डीएनए से अलग कर देगा। चूंकि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम डीएनए को एक निश्चित स्थल से काटता है, निश्चित स्थल से काटता है। अतः इसे आणविक कैंचियां भी कहते हैं। मान लीजिए ये कोई डीएनए है, और इसको
यहां से काटना है ना, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को यहां से काटना है, तो ये निश्चित स्थल से ही काटता है, बिल्कुल बराबर निश्चित स्थल से ही काटता है। कौन? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। तो पहले तो हमने क्या किया, वांछित जीन को पहचाना है, हमने पहचान लिया है कि भाई इतना, ये इतना हमें क्या चाहिए, जीन चाहिए, डीएनए चाहिए। फिर किसकी सहायता ली जाएगी? एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से। एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या करेगा? निश्चित स्थल से उसको वहां से काट देगा, पृथक कर देगा। चूंकि एक निश्चित स्थल से डीएनए स्थल को काटता है, डीएनए को काटता है, इसलिए एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को हम आणविक कैंचियां भी कहते हैं। इस एंजाइम की खोज, इस एंजाइम की खोज 1970 में वर्नर आर्बर व हैमिल्टन ओ स्मिथ ने की थी। किसकी? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की खोज है वो 1970 में 1970 में वर्नर आर्बर और हैमिल्टन ओ स्मिथ ने की थी। अच्छा, अब क्या है, ये पाए का किसमें पाए जाते हैं ये एंजाइम? तो ये एंजाइम ई कोलाई, उसके बाद में आपके बेसिलस, ई कोलाई, बेसिलस आदि में ये पाए जाते हैं, है ना। तो पहली चीज क्या होगी? वांछित जीन की पहचान करना। तो सर्वप्रथम वांछित जीन को पहचान कर उसे एक एंजाइम जिसका नाम है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, उसकी सहायता से क्या कर लेते हैं? अलग कर लेते हैं। फिर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए को एक निश्चित स्थल से काटता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? आणविक कैंचियां भी कहते हैं। और इस एंजाइम की, जिसका नाम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, इसकी खोज 1970 में वर्नर आर्बर व हैमिल्टन ओ स्मिथ ने किसमें? बेसिलस में, ई कोलाई इनमें की थी। ये एंजाइम तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं। एक होते हैं टाइप फर्स्ट एंडोन्यूक्लियस, टाइप फर्स्ट एंडोन्यूक्लियस। एक होते हैं टाइप सेकेंड एंडोन्यूक्लियस, और तीसरे प्रकार के होते हैं टाइप थर्ड एंडोन्यूक्लियस। यानी तीन प्रकार के आपके यहां पर क्या पाए जाते हैं? ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, वो तीन प्रकार के होते हैं, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकेंड, टाइप थर्ड। दूसरा चरण है आपका रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, उसका नामकरण किस प्रकार किया जाता है ना, उसका नामकरण किस प्रकार किया जाता है? तो देखो, सबसे पहले हमने यहां पर एक, ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है ई कोलाई आर फर्स्ट, ठीक है। तो आपको सबसे पहले सबसे आगे क्या दिखाई दे रहा है? अंग्रेजी का कैपिटल लेटर दिखाई दे रहा है ना। तो पहला अक्षर वंश को बताता है, तो पहला अक्षर वंश को इंगित करता है, जिससे एंजाइम को पृथक किया गया है। यानी जिस वंश से इसे पृथक किया गया है, उस वंश के नाम से ही, जैसे अशेरिकिया, ई कोलाई कौन से वंश से लिया गया है? अशेरिकिया। तो ई है ना, तो पहला अक्षर हमने क्या लिखा? ई लिखा,
क्यों? क्योंकि ये अशरीकिया वंश से इसको अलग किया गया है। और पहला अक्षर हमेशा कैसा होगा? बड़े, अंग्रेजी का बड़ा। पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर होता है, कैपिटल लेटर। ठीक है ना? तो पहला अक्षर वंश को इंगित करता है, जिस वंश से उस एंजाइम को अलग किया गया है, और यह हमेशा क्या होता है? बड़े लेटर में होता है, कैपिटल लेटर में होता है। उसके बाद में आगे के दो अक्षर, आगे के दो अक्षर क्या होते हैं? वंश, जाति, जाति को इंगित करते हैं। ये दोनों अक्षर हमेशा छोटी वर्णमाला में लिखे होते हैं। आपको यहां पर दिखाई देगा ई बड़ा लेटर है, CO है ना, कोलाई, ये क्या है? छोटा लेटर है, और ये किसको इंगित करता है? जाति को। उसके बाद यानी जाति के बाद उसके बाद उस एंजाइम का प्रभेद लिखा जाता है, प्रभेद लिखा जाता है। वो भी क्या होता है? हमेशा कैपिटल होता है, कैपिटल होता है। तो ये हमने लिख दिया। फिर क्या है? यदि एक ही आपके जीव के अंदर एक से ज्यादा एंजाइम है, तो फिर उसका टाइप लिखा जाता है, टाइप फर्स्ट या टाइप सेकंड। तो यहां लिख देता हूं मैं, यदि किसी जीव में रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एक से अधिक हों तो क्या किया जाता है? तो टाइप फर्स्ट या टाइप सेकंड आदि रोमन संख्या में लिखते हैं, रोमन नंबर्स में लिखते हैं। जैसे मैंने यहां लिखा है ई कोलाई आर फर्स्ट, यदि एक एंजाइम में थे। यदि दो हैं तो ई कोलाई आर सेकेंड, ये तीन हैं ई कोलाई आर थर्ड। तो इस प्रकार रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम का नामकरण किया जाता है। फिर से देख लो, सबसे पहले वंश लिखा जाता है, जो कि हमेशा अंग्रेजी के बड़े अक्षर में कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, और जिस वंश से इसको अलग किया गया है उस वंश का नाम लिखा जाता है, जैसे अशेरिकिया से। उसके बाद में जाति को लिखा जाता है, यह हमेशा छोटे अक्षर में और या स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है जाति को। उसके बाद में प्रभेद को, है ना, और उसके बाद में उसके टाइप को। यदि किसी जीव में रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम एक से ज्यादा हो तो फिर उस स्थिति में उनकी संख्याओं को रोमन भाषा में लिखा जाता है, जैसे टाइप फर्स्ट, है ना, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड, टाइप फोर्थ आदि। यहां पर देखिए एक चीज दी हुई है कि मान लीजिए यहां पर कोई एक एंजाइम है ई कोलाई टाइप फर्स्ट है, तो वो क्या करता है? क्षार जी व क्षार ए के मध्य से क्या करता है? काटता है। क्षार ए और क्षार जी को कौन? ई कोलाई आर टाइप फर्स्ट, जैसे यहां पर ये दिया हुआ है जी, ये एक अनुक्रम है, क्षार क्रम है,
ठीक है, GAATTC CTTAAG, ठीक है ना, ये अनुक्रम है। तो ये किस किस के मध्य, देखो G और A, यहां पर G और A इन दोनों के मध्य से ये क्या करता है, ये इकोलाई टाइप फर्स्ट है, ये क्या करता है, काटता है यहां से G क्षार से और A क्षार से, ठीक। तो क्या बन जाएगा, ये GC, तो ये इतना हिस्सा TTAA, ठीक है। और चूंकि अच्छा यहां से काटा है इसने A, तो यहां पर ये भी ये आएगा AATTC और ये G, ठीक है ना। तो इस प्रकार जो क्षार क्रम है या डीएनए है उनको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, अब हमने पहले बात की थी कि एक निश्चित स्थल से काटते हैं, ये जो आणविक कैंचियां होती हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स होता है, ये क्या करता है, एक निश्चित स्थल से इन डीएनए खंडों को काटता है। तो यहां पर देखो ये जो टाइप फर्स्ट है इसका ये निश्चित है कि ये क्षार G और क्षार A को ही काटेगा। तो फिर जो ये नया ये डीएनए यहां पर देखो ये बन गया है, ठीक है। तो ये पुनर्योगज डीएनए तकनीक कहलाती है। अब ये जो नए खंड बने हैं, हमने ये तो देख लिया कि भाई ई कोलाई टाइप फर्स्ट है, उन्होंने इस अनुक्रम को काट दिया है, अलग अलग हिस्सों से काट दिया, निश्चित स्थल से G और A के मध्य से काटा है, लेकिन फिर इनको जोड़ना भी है। तो इन खंडों को एक एंजाइम है लाइगेजेज एंजाइम की सहायता से काटा जाता है, जोड़ा जाता है। काट तो उससे रहे हम, किससे काट रहे हैं, ध्यान रखना, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा डीएनए खंडों को काट रहे हैं और लाइगेजेज एंजाइम की सहायता से इन कटे हुए डीएनए खंडों को वापस से क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम काटने का काम करता है, लाइगेजेज एंजाइम है वो खंडों को जोड़ने का काम करता है। तो अब देखो ये खंड जुड़ गए आपस के अंदर, किसके द्वारा, लाइगेजेज एंजाइम के द्वारा, और एक बंध बन जाता है फॉस्फोडाइएस्टर बंध बन जाता है, ठीक है ना। तो ये था आपके आज कुछ इसमें पुनर्योगज डीएनए तकनीक के कुछ चरण, बाकी हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।